पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हो चुका है। आतंकी गुरदासपुर सीमा के जरिए पाकिस्तान से भारत में दाखिल हुए थे, जो पूरी तरह हथियारों से लैस थे। इन आतंकियों की पाकिस्तान में 6 महीने तक ट्रेनिंग चली और यहां तक कि सूत्रों की माने तो हमले से पहले ये लगातार पाकिस्तान में अपने हैंडलर्स के साथ संपर्क में थे। आपको इस हमले की पूरी इनसाइड स्टोरी दिखाते हैं। नए साल में हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश पहले ही रच ली गई थी। सूत्रों के मुताबिक साल 2016 शुरू होने से ठीक 2 दिन यानी 30 दिसंबर को जैश ए मोहम्मद के 6 आत्मघाती आतंकी गुरदासपुर से लगी पाकिस्तानी सीमा से घुसे। सभी आतंकियों ने लैंड क्रूजर और पजेरो गाड़ी का इस्तेमाल किया। सभी हथियारों से लैस थे। इनके पास AK-47, हैंड ग्रेनेड, GPS सिस्टम समेत भारी गोला बारूद मौजूद था। सूत्रों के मुताबिक सभी 6 आतंकवादी पाकिस्तान के बहावलपुर से ट्रेनिंग लेकर आए थे। इनके हैंडलर मौलाना अशफाक अहमद और हाजी अब्दुल शकूर हैं, जो भारतीय सीमा में घुसने के बाद भी लगातार उनके संपर्क में थे। सूत्रों के मुताबिक 6 महीने तक पाकिस्तान में ट्रेनिंग करके लौटे सभी 6 आतंकियों को पठानकोट एयरबेस का टारगेट दिया गया। आतंकियों के निशाने पर फाइटर प्लेन थे। आत्मघाती हमले से लड़ाकू विमानों को उड़ाने की साजिश थी। लश्कर के 6 आतंकी बहावलपुर के अल रहमान ट्रस्ट से जुड़े हुए थे और वहां से अपने 2 हैंडलर से लगातार बातचीत कर रहे थे। इन्हें पठानकोट में एयरफोर्स स्टेशन पर बड़े हमले का मिशन दिया गया था। इनका मकसद था एयरफोर्स स्टेशन में मौजूद लड़ाकू विमानों को निशाना बनाना, उन्हें बम से उड़ाना, और इसीलिए ये भारी मात्रा में गोला बारूद से लैस थे, हैंड ग्रेनेड, इसके अलावा दूसरे गोला बारूद इनके पास मौजूद था। GPS सिस्टम की मदद से ये अपनी लोकेशन तक पहुंचे थे। लेकिन खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों को इस नापाक ऑपरेशन की जानकारी वक्त रहते मिल गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नए साल के पहले दिन ही मोर्चा संभाल लिया। इस हमले को नाकाम करने के लिए वायुसेना, थल सेना, NSG कमांडो और पंजाब पुलिस को अलर्ट कर दिया गया था। वायुसेना की पश्चिमी कमान के प्रमुख एयर मार्शल SB देव कल रात ही पठानकोट पहुंच गए थे। मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। पठानकोट हमले के पीछे जैश ए मोहम्मद का हाथ होने की बात सामने आ रही है। इसके कुछ सबूत जांच एजेंसियों के हाथ लगे हैं। तो वहीं गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि जैश ए मोहम्मद का हाथ हमले के पीछे हो सकता है। जैश ए मोहम्मद वही संगठन है जिसने साल 2001 में देश की संसद पर हमला किया था। जैश ए मोहम्मद या अल रहमान ट्रस्ट या खुदम अल इस्लाम या मसूद अजहर, नाम भले अलग अलग हो, मतलब एक ही है। खलनायक। भ्रम फैलाने के लिए अलग अलग नाम का इस्तेमाल, अलग अलग पहचान के साथ केवल एक ही काम, दहशतगर्दी। जैश ए मोहम्मद के गठन के पीछे मसूद अजहर का मकसद भारत के खिलाफ जंग ही था। इस जंग को जैश पिछले 15 साल से लड़ रहा है। कई बार मुंह की खा चुका है और कई बार दहशतगर्दी के जख्म भी दे चुका है। भारत के सीने पर जैश का सबसे बड़ा जख्म दिल्ली में संसद भवन पर हमला था। हालांकि संसद पर हमले के वक्त भी आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने में भारत के सैनिक पीछे नहीं रहे। जैश ए मोहम्मद ने संसद पर हमले के अलावा भी भारत में छोटे बड़े कई हमलों को अंजाम दिया है। मसलन 1 अक्टूबर 2001 को जम्मू कश्मीर की विधानसभा पर आतंकी हमला, 14 अप्रैल 2006 को श्रीनगर में 7 ग्रेनेड ब्लास्ट, श्रीनगर और कश्मीर के कई इलाकों में कई छोटे बड़े आतंकी हमले। इसके अलावा POK के सटे इलाकों और जम्मू कश्मीर के दूसरे हिस्सों में पकड़े जाने वाले आतंकियों और घुसपैठियों में से ज्यादातर के जैश ए मोहम्मद से रिश्तों का खुलासा हुआ है।
जैश ए मोहम्मद, अल रहमत ट्रस्ट, खुदमुल इस्लाम या फिर मसूद अजहर। अब इन अलग अलग नामों का खेल भी समझ लीजिए। खूंखार अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी मसूद अजहर ने भारत के खिलाफ अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए साल 2001 में जैश ए मोहम्मद का गठन किया, लेकिन अमेरिका समेत दुनिया भर में जल्द ही जैश ए मोहम्मद पर प्रतिबंध लग गया। साल 2002 से जेईएम ने अल रहमत ट्रस्ट का मुखौटा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अल रहमत ट्रस्ट कहने को तो धार्मिक संगठन है, लेकिन काम है आतंकवादियों को मदद पहुंचाने का। साल 2009 में इसी ट्रस्ट का नाम अफगानिस्तान में भेजने के लिए आतंकियों को ट्रेंड करने के मामले में भी सामने आया। इसी ट्रस्ट के जरिए जैश ए मोहम्मद के लिए पैसा जुटाने का काम भी किया जाता है। तो मदरसों और मस्जिदों से युवाओं को जैश के आतंकी कैंपों तक पहुंचाने का काम भी यही ट्रस्ट करता है। खुदमुल इस्लाम भी जैश ए मोहम्मद का ही एक सहयोगी संगठन है, जिसका काम आमतौर पर तालिबान और तालिबानी लड़ाकों की मदद का था। भारत के सबसे बड़े दुश्मनों में शामिल जैश ए मोहम्मद का यह हमला भारतीय सेना को सीधी चुनौती से कम नहीं है। जैश की बढ़ती हुई ताकत इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि पिछले कुछ महीनों में पीओके में सक्रिय आतंकी संगठनों के आईएसआईएस की तरफ झुकाव और दोनों के गलबहियों की बातें भी दबे छुपे सामने आई हैं। आज तक ब्यूरो। जैश ए मोहम्मद का गठन साल 2001 में आतंकी मसूद अजहर ने किया था। मसूद अजहर से भारत की दुश्मनी काफी पुरानी है। मसूद अजहर वही आतंकी है जिसे इंडियन एयरलाइंस के हाईजैक प्लेन को छुड़ाने के बदले में भारत ने साल 1999 में रिहा किया था। इसके बाद मसूद कभी भारत के हाथ नहीं आया। माना यही जाता है कि पाकिस्तान में मसूद का ठिकाना है और भारत के लिए मसूद केवल मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में शुमार है। मसूद अजहर, ये खूंखार आतंकवादी भारत के मोस्ट वांटेड 20 लोगों की लिस्ट में शामिल है। लेकिन तारुफ बस इतना ही नहीं है। मसूद अजहर से भारत की दुश्मनी इससे काफी पुरानी है। मसूद अजहर दिसंबर 1999 तक भारत की जेल में बंद था, लेकिन कांधार विमान अपहरण के बाद जिन 3 आतंकवादियों को भारत ने रिहा किया, उनमें से एक मसूद अजहर भी था। इंडियन एयरलाइंस के हाईजैक हुए विमान को छुड़ाने के बदले भारत ने अपने हाथ से हजारों बेगुनाहों के कातिल और देश के एक बड़े दुश्मन को छोड़ दिया। मसूद अजहर ने यहीं से भारत के खिलाफ लड़ाई को नई धार दी। पीओके में आतंकी कैंप शुरू किए और जैश ए मोहम्मद के नाम से संगठन बनाया। जैश के नापाक मंसूबों और इन आतंकी कैंपों को आईएसआई की भी मदद मिलती रही। भारत में लोकतंत्र के मंदिर पर 13 दिसंबर 2001 को हुए हमले के पीछे भी जैश ए मोहम्मद का ही हाथ था। मसूद अजहर कहिए या जैश ए मोहम्मद, भारत में थोड़े थोड़े वक्त के बाद छोटी बड़ी साजिशों को अंजाम देने में लगा रहा। जैश का गढ़ पीओके में है और पीओके में मसूद अजहर बड़ी तादाद में लगातार अपने आतंकी कैंपों को ऑपरेट कर रहा है। पठानकोट पर हुए आतंकी हमले में जैश की भूमिका सामने आना, कांधार विमान अपहरण और संसद हमले के भारत के जख्मों को कुरेदने वाला है। आज तक ब्यूरो। पठानकोट अटैक अचानक नहीं हुआ, बल्कि ऐसा लगता है कि इसकी तैयारी काफी वक्त से की जा रही थी। हाल फिलहाल में धरे गए आईएसआई मॉड्यूल से जुड़े हुए लोग, उनसे एक खुलासे हुए जिससे यह साफ था कि आतंकियों के निशाने पर पाकिस्तान सीमा से लगे एयरबेस है। और हम आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान सीमा से पठानकोट एयरबेस की दूरी सिर्फ 30 किलोमीटर है। पठानकोट हमले का कनेक्शन हाल फिलहाल में कई वाकयों से जुड़ता दिख रहा है। फिर चाहे वो गुरुवार को सनसनीखेज अंदाज में पंजाब पुलिस के एसपी का अपहरण हो, जासूसी के आरोप में धरे गए एयरमैन रंजीत का खुलासा हो, या फिर बीएसएफ के हेड कांस्टेबल का जासूसी कांड। दरअसल नवंबर के बाद से एक के बाद एक जिस तरह से खुलासे होते गए हैं, उससे साफ हो गया था कि आतंकियों के निशाने पर क्या है। पठानकोट एयरबेस पर भी आतंकी हमले की आशंका बनी हुई थी और सुरक्षा बल इसके लिए तैयार भी थे। यही कारण है कि आतंकी एयरबेस में घुस तो आए, लेकिन उन्हें संवेदनशील इलाकों से दूर ही रोककर मार डाला गया। गुरुवार को पंजाब के गुरदासपुर में जिस अंदाज में एसपी सलविंदर सिंह को अगवा किया गया और उनकी गाड़ी छीनी गई,
उससे साफ हो गया था कि आतंकी कहां हैं और उनके निशाने पर क्या है। कल इस बात की पुष्टि भी हो गई जब संदिग्ध आतंकियों की पाकिस्तान के नंबर पर बात हुई। आज पठानकोट एयरबेस से कुछ ही दूरी पर वो गाड़ी भी मिल गई जो एसपी से छीनी गई थी। अट्ठाईस दिसंबर को धरे गए आईएसआई मॉड्यूल रंजीत केके की गिरफ्तारी से भी पठानकोट शरीके हमले का अंदाजा हो गया था। रंजीत केके एयरफोर्स में एयरमैन के पद पर तैनात था। उसकी पोस्टिंग पंजाब के ही बठिंडा एयरबेस पर थी। रंजीत की पुलिस हिरासत आज खत्म हो रही है। उम्मीद है कि पठानकोट हमले को लेकर पुलिस उससे पूछताछ करेगी। चाणक्यपुरी का जो ऑफिस है यहीं पर उसे रखा गया और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। इसी बीच जो अटैक हुआ है पठानकोट में, उसके बाद जो हमारी बात हुई है क्राइम ब्रांच सोर्सेज से, उनका कहना है कि रंजीत से पूछताछ की जाएगी इस अटैक के बारे में कि क्या रंजीत ने पठानकोट का जो एयरबेस है उसके बारे में भी कोई जानकारी तो लीक नहीं की थी, या फिर जो इनका पूरा नेटवर्क है उसमें कोई ऐसा शख्स तो नहीं है जो पठानकोट पे भी वहां पर रहा हो और उसके बाद वहां से जानकारी लीक की गई हो। सूत्रों के मुताबिक रंजीत सोशल नेटवर्किंग पर हनी ट्रैप का शिकार बना। लंदन की पत्रकार बनकर आईएसआई की एजेंट उससे अहम जानकारी ले रही थी। सूत्रों के मुताबिक रंजीत से दामिनी मैकनाउट नाम की लड़की ने बठिंडा, जैसलमेर और श्रीनगर में एयरफोर्स बेस की जानकारी मांगी। पुलिस जांच में पाया गया कि इस नाम का फेसबुक अकाउंट फर्जी था। रंजीत से भारत और ब्रिटेन के बीच जॉइंट एक्सरसाइज की जानकारी मांगी गई थी। इस एक्सरसाइज में 4 भारतीय सुखोई के साथ साथ रॉयल एयरफोर्स का टाइफून FGR भी शामिल थे। नवंबर में पकड़े गए आईएसआई मॉड्यूल से भी आतंकियों की हरकतों की भनक लग गई थी। जम्मू से पकड़े गए बीएसएफ के हेड कांस्टेबल पर आरोप है कि जम्मू और श्रीनगर एयरबेस की जानकारी आईएसआई को लीक कर रहा था। श्रीनगर के हवाला कारोबारी भी रडार पर है। उस पर आतंकी ग्रुप को फाइनेंस करने का आरोप था। उसने आईएसआई हैंडलर की ओर से रणजीत केके को 2 बार भुगतान किया। जम्मू से अश्विनी कुमार के साथ कमलजीत संधू, दिल्ली आज तक। पठानकोट हमले के चश्मदीदों से बात की हमारे संवाददाता सतेन चौहान ने। हम जिस जगह पर खड़े हैं ये वो जगह है जिसके ठीक पास वाली दीवार को पार करें तो एयरफोर्स स्टेशन शुरू हो जाता है और साथ में ये घर है, यानी कि यहाँ से फासला सिर्फ चंद कदमों का है। और इसके इस तरफ आप जाते हैं तो वो मेन रोड है जहाँ पर गुरदासपुर के एसपी समिंदर सिंह की गाड़ी तकरीबन 1 किलोमीटर आगे एक गांव में मिली थी। और कहा यह जा रहा है कि पुलिस को कल से ही अंदेशा हो गया था कि इस इलाके में कोई बड़ी वारदात होने वाली है, क्योंकि एसपी समिंदर ने सारी चीजें बता दी थी। फिलहाल यहाँ पर ये वो लोग हैं जो इस घर में रहते हैं, जो कि बिल्कुल जिनका घर की दीवार एयरफोर्स स्टेशन के साथ लगती है। आपका नाम? सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र जी, ये बताइए कि कल किस तरह का माहौल था यहाँ पर? माहौल ठीक है जी, गोली चलन रही है, जहाज ऊपर टोर मार रही, पुलिस वगैरह हमारी हेल्प कर रही है। ये तो आज सुबह से हुआ है गोली चलना, कल शाम को भी यहाँ पर पुलिस आई थी? हाँ, शाम को भी गश्त कर रही थी। कितनी पुलिस थी, क्या था? कल सुबह की बहुत पुलिस थी इधर, बहुत सारी पुलिस थी, आर्मी भी आई थी, कमांडो भी आए थे और फायरिंग हो रही थी रात को 3:30 बजे। फिर इन लोगों ने फायरिंग की, फिर हमें मतलब पता चला, सो रहे थे हम लोग, तो फिर हमें पता चला कि इधर फायरिंग हो रही है। फिर बाद में सुबह भी और कमांडो आए, फिर फायरिंग हो रही है, अभी भी फायरिंग हो रही है। मैं कल शाम की बात कर रहा हूँ। कहा जा रहा है कि इसी रोड पर जाकर जो एसपी साहब थे उनकी गाड़ी मिली थी, तो उस दौरान भी यहाँ पर पुलिस आई थी कोई? हाँ सर, आई थी। जब वो गाड़ी मिली थी तब उसके तुरंत 10 मिनट बाद इधर पुलिस आ गई थी। उन लोगों ने सोचा कि आगे शायद गए हों, कि आतंकवादी गए हों, तो इसलिए इधर आ गई थी फोर्स। तो फिर जब गाड़ी मिली थी तब 8 बजे गाड़ी लेके गए थे सुबह के। तो फिर इधर अपना शाम को मतलब कि सुबह 10 मिनट 15 मिनट के बाद करीब आ गई थी इधर पुलिस सारी। तो यहाँ पर कोई चेकिंग वगैरह भी करी थी लोगों से जो